ठीक है राघवेंद्र बाबू, मैं राज शर्मा साहब के पास आऊं, लेकिन राघवेंद्र जी ने रायबरेली का जिक्र किया तो मुझे एक चीज़ स्मरण आ गई। राज भाई से कहूंगा, राज भाई, राहुल जी ने रायबरेली से अपने परिवार का जुड़ाव बताया, पंडित जी से बात शुरू की, नेहरू जी से किसान आंदोलन का जिक्र वो कर रहे थे, हालांकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन मैं समझ गया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। किसान आंदोलन का जो नेहरू जी गए थे वहां, उससे कहना चाह रहे हैं। खैर, उसके बाद तो सीधे इंदिरा जी पर आ गए, फिर सोनिया जी पर आ गए, राजीव गांधी और सब। जबकि रायबरेली से नेहरू जी तो चुनाव लड़े नहीं। गांधी परिवार से पहला चुनाव रायबरेली से और दूसरा चुनाव इंदिरा जी के पति ने लड़ा, फिरोज ने। फिरोज गांधी की मृत्यु के बाद वो सीट इंदिरा जी के पास आई, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया राहुल जी ने। फिरोज गांधी का करना चाहिए था, नहीं, वो उनके पिता के पिता थे, करना चाहिए था। इसमें क्या समस्या है? कोई संकोच की बात है क्या? बाप और बाबा बदले जा सकते हैं क्या मित्र? नहीं ना, छाती ठोक के कहना चाहिए था। बाप और बाबा कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकते। आप धर्म बदल सकते हैं, बाप और बाबा नहीं बदल सकते। फिरोज गांधी और राहुल गांधी अलग कैसे हो सकते हैं? खैर, मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जैसे राहुल गांधी बड़े कद के नेता हैं और आप लोग कहते भी और सब मानते भी, भाई कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भले खड़गे जी हो, लेकिन जलवा जलाल उन्हीं का है, राहुल जी का। उनके नामांकन में अगर सारा इंडिया गठबंधन आ जाता राज भाई, तो मैसेज बड़ा जाता कि नहीं जाता? क्या स्टालिन भी आते अपना मद्रासी लुंगी पहन के, क्या प्रियंका वो अपना ममता दीदी होती, पवार साहब होते, एक मैसेज जाता, उद्धव ठाकरे होते, उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता कि हाँ भाई कांग्रेस के अगुवाई में मामला टाइट है। अब राज भाई, नहीं देखिए, आप क्या सोच रहे हैं मैं उस पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा भी एक मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नामांकन में आप 12-13 चीफ मिनिस्टर बुला लो तो आप ही जीतोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बनी कि जहां 12-13 चीफ मिनिस्टर आते हो वही चुनाव जीतेगा। हारने को इंदिरा गांधी हार गई थी, हारने को अटल बिहारी वाजपेयी साहब हार गए थे, तो मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता। बस मैं इतना मानता हूं कि आपने अभी एक बात बोली, जब राजपूत जी बोल रही थी, आपने कहा सारी बातें कही, अब इलेक्शन शुरू हो रहा है, ये 80 की बातें कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने यूपी की बात करी कि हम 80 से 80 जीत रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं, जैसे रुहेलखंड है, ये रुहेलखंड में ही बता दें प्रवक्ता महोदय कितनी सीट जीत रहे हैं। मैं सारी सीटों का आकलन करके बताऊंगा और आपके संग चुनाव को 4 जून को भी चाहे 5 मिनट को आऊंगा, तब भी मेरी बात सनद कराऊंगा कि मैंने क्या कही थी। आप बता दीजिए, मैं रुहेलखंड को ज्यादा जानता हूं, तो मैं रुहेलखंड की सीटों को गिना दूंगा कि कौन हार गई कौन जीत गई। झूठ कुछ भी बोल लें, आप सही कहते हैं एक बात कि हम कुछ भी बढ़ा ले, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी बोलते हैं, जनता ने जिसको वोट दिया यानी जनता ने उसको माना, मगर ये भी अच्छा नहीं लगता ना। देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मैं तो समझता हूं आप जाते, अगर 12 चीफ मिनिस्टर ना आते तो क्या नॉमिनेशन नहीं होता? कहने को कुछ कह दो कि डीएम साहब बैठे थे, वो खड़े थे, बात प्रधानमंत्री है, डीएम ही, ये कहने को होता है देखो ऐसे बनो, तो कुछ बात कहने की होती है भाई, कुछ करने की होती है। देश में सब जान चुके हैं वोट, मैं बता रहा हूं, मैं अगर एक छोटी सी बात है, मैं जिस कॉलोनी पे रहता हूं मेरा जीना हराम होता, यहां बीजेपी का वोटर है, मैं दबंगियत से कहता हूं, लेकिन मुझे 10 से 15 लोग ऐसे मिले जिन्होंने दावे के संग, उन्होंने दूसरे से कहा नहीं हम नहीं देंगे। मुझे सब्जी बेचने वाले ने कहा, तब तो निश्चिंत हो जाइए। मुझे गाड़ी धोने वाले ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, पर्ची से देखा जाता है, दुनिया में किसी ने भी बोरी से पूरी चीनी नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं अशोक जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कह दूं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक कांग्रेस के शायद प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा, अशोक जी आपके लिए भी बड़ी रोचक चीज है ये, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी भाजपा से दलित नाराज है, पिछड़ा नाराज है, नौजवान नाराज है, किसान नाराज है, महिला नाराज है। क्या? तो मैंने कहा आपकी बात सब सच मान लेता हूं, भाजपा को 10,000 वोट पूरे देश में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर
नौजवान, महिला, इसके बाद तो लाख वोट नहीं बचता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या। तो मैंने कहा ये तो प्रधानी का चुनाव भी अब नहीं जीत सकते, तो इनको पार्टी बंद कर देनी चाहिए। भाई जिससे पिछड़े और दलित और महिला और किसान और नौजवान सब खिलाफ हैं अशोक यादव जी, वो तो चुंगी की का चुनाव भी नहीं जीत सकता ना। अब ये 303 सीटें क्या जापान वाले दे गए इनको? तब नहीं लड़े थे आप, तब नहीं लड़े थे, तब ओबीसी और दलित और आदिवासी चुनाव में वोट नहीं दे रहे थे। या अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां ओबीसी, दलित और पिछड़े और इन लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? फिर 2/3 कैसे ले आए मध्य प्रदेश में? अशोक जी, बात के पीछे कोई तर्क भी होना चाहिए नहीं? बिया विशुद्ध, जैसे लोग कहते हैं सिरका है तो 1 चम्मच सिरका लो, अच्छा है डाइजेशन के लिए, लेकिन डाइल्यूट करके लो, पूरा गिलास पानी भर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो थोड़ी बहुत बात चल जाए, मतलब बिल्कुल बोले सब खिलाफ हैं, तो फिर जीत कैसे सकता आदमी? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और कौन को नाराज, क्या इस देश में आज तक कोई ऐसी व्यवस्था बनी थी कि जो भारतीय सेना को ठेके पर रख दिया जाए? आज तक इतिहास में नहीं बनी थी, लेकिन इस मोदी सरकार ने सेना को भी ठेकेदारी पे रखा। तो कौन ऐसा घर है, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा शहर है जहां पे सेना के जवान ठेके नहीं? दूसरी बात, माननीय मोदी जी का तीसरा नामांकन काशी में, बनारस में। अब पहले नामांकन की बात अगर आपको याद हो, क्योंकि आप सीनियर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको बहुत चीज याद रहती है। उन्होंने क्या बोला था? काशी को क्योटो बना देंगे और मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अरे भैया प्रणाम आपको, आपने तो जनता के साथ झूठ बोला, कम से कम माँ गंगा को तो बख्श देते प्रभु। माँ गंगा जिनको पूरा देश माँ मांगता है, उसके साथ भी वही काम जो आपने जनता के साथ कर दिया, जो आपने किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के साथ किया, वही काम अपने माँ गंगा के साथ किया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने में। आज अगर देखा जाए अमिताभ भाई, तो माँ गंगा जितनी गंदी थी 14 में, वही गंदगी आज भी है लगभग, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। और उसके बाद कहते हैं कि हम काशी क्योटो बना देंगे। काशी तो क्योटो भी बन गई होगी। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए हुए वादे नहीं पूरा कर सकता अमिताभ भाई, वो देश से किए हुए वादे जो कैसे पूरा करेगा? तो देश कैसे विश्वास करेगा? एक बार विश्वास कर लिया, 2 बार विश्वास कर लिया, अब कितनी बार काट की हाड़ी चढ़ाएंगे? ठीक अशोक जी, मतलब ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक बात। मतलब अब तीसरी बार नहीं आएंगे। ठीक, मैं एक चीज यहां मेज के बीचों बीच रख देना चाहता हूं, वो हिलेगी नहीं 4 जून को ना। अभी फिक्स कर दूंगा एम सील लगा के। अगर भाजपा जीत गई, अगर जिसको जितनी श्रद्धा उतना बड़ा अगर कर लो, अगर भाजपा जीत गई तो मानेंगे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, समाजवादी, कांग्रेसवादी सबने वोट दिया भाजपा को, तब जीती। ठीक, देश की जनता ने वोट दिया, ऐसा तो नहीं कि ये कहीं से वोट चुरा लाएंगे, हैं? ठीक, और अगर हार गए तो अशोक यादव, राज शर्मा की बात ठीक मान लेंगे कि सब्जी वाला भी खिलाफ था, गाड़ी धोने वाला भी खिलाफ था, दलित भी खिलाफ थे, पिछड़े भी खिलाफ थे, अगड़े भी खिलाफ थे, वंचित भी खिलाफ थे, महाशोषित भी खिलाफ थे, महावंचित भी खिलाफ थे, मुसलमान भी खिलाफ थे, और जितने चाहो उतने नाम लिख लो खिलाफत के। ये तो मानेंगे ना अशोक जी? फिर तो भागने की रास्ता नहीं रहेगा। अगर ये जीत गए तो मानना पड़ेगा कि भाई आप लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे थे वो तथ्यपूर्ण नहीं था, वो असत्य था, भ्रामक था, छलावा था। और ये हार गए तो माना जाएगा ये जो कह रहे थे वो छलावा था, आप जो कह रहे वो सच है। अशोक जी इस पर टिक के हाँ ना, अभी हामी भर दो भैया, बाचा भरवाऊंगा ना। ना लंबी कहानी नहीं, हाँ या ना, नहीं लंबी बात नहीं, हर चीज का अमिताभ भाई ना 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 ना, लंबे हम भागने का रास्ता नहीं देते ना। और जब आदमी लंबी बात करे समझ लो भागना चाहता है ना। नहीं देखिए, भागने वाला तो एक ही इंसान है इस देश में, जो मुद्दों से भागा, जिसने अपने वादों से भागा। ठीक है अशोक जी, ठीक, हम ठीक है, आप नहीं कहोगे, लेकिन हम इस चीज को सेंटर ऑफ द टेबल रख दे रहे हैं। क्या 4 तारीख को कोई एक गठबंधन तो माफी मांगेगा,
चाहे इधर वाला मांगे चाहे उधर वाला मांगे, और फिर कम से कम 4.5 साल तक थेथरई पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है राज भाई, 6 महीने के लिए थेथरई से प्रतिबंध हटाया जाएगा चुनाव जब आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 4.5 साल शांति रहेगी कम से कम, ताकि देश में काम हो। फिर 6 महीने थेथरई के लिए हो जाएगा कि भाई दलित खिलाफ है, पिछड़ा खिलाफ है, अग्नि सवर्ण खिलाफ है, यहां ये हो गया वहां वो हो गया, दिस दैट। कुछ समय तो शांति रहे ना चुनाव परिणाम के बाद, नहीं? बिल्कुल सही बात है। फिर थेथरई नहीं कि फिर अगले दिन से खड़े हो गए बोले नहीं पिछड़े खिलाफ है। अरे भाई साहब अभी वोट हो चुका, बता रहे पिछड़े खिलाफ। राजस्थान के नेता जब ये बोलते हैं कि भाजपा से अगड़े पिछड़े मुसलमान और कौन कौन सब नाराज है, तो मुझे हंसी आती है कि यार क्या खाते हो तुम लोग, कौन सी डोज ले रहे हो भैया? अभी तो चुनाव हो चुका। मध्य प्रदेश में के नेता भी बोल रहे हैं विपक्ष के, ऐसा नहीं करो भाई। खैर, ऋचा राजपूत वो कह रहे हैं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं जो आपके साथ हो इस वक्त। तो मेरा सवाल ये नहीं कि आप कितनी सीट जीतोगे, मेरा सवाल ये कि फिर आप चुनाव क्यों, अगर इनकी बात ठीक माने तो फिर तो पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, कम से कम पैसा ही बचता नहीं। जब देश का कोई वर्ग ही समाजवादी और कांग्रेस के मुताबिक आपके पक्ष में ही नहीं है, मुझे चुनाव भी आजकल इतना महंगा है, चाहे को लड़ो, और गर्मी वैसे ही जी। ये तो हमारे पूरे अलायंस वालों को सोचना चाहिए कि जिस तरीके के लोग बात करते हैं, आके कुछ भी बोल देते हैं बिना समझे। नामांकन की बात करते, नामांकन में भीड़ क्यों थी? इटावा से लगा हुआ लोकसभा है कन्नौज, सोचिए पूरा परिवार चुनाव लड़ा रहा है अखिलेश यादव जी को वहां पर, और उनके नामांकन में हमारे यहाँ के जो एक साधारण लोकसभा का प्रत्याशी उससे भी आधी भीड़ थी। तो ऐसा तो नहीं है, जन सैलाब है तो और उसको बढ़ चढ़ के आना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बोला कि नहीं हम लोग दिखावे में भरोसा नहीं करते, तो एक तो उदाहरण मेरे भाई ने दे दिया सफाई परिवार का। सच में सफाई के समय पे स्थिति ये होती थी कि 100 चौपर आया करते थे और लोग 4-4 किलोमीटर दूर खड़े होकर देखते थे कि चौपर होता कैसा है। मैं जिस लखनऊ में रहती हूँ, यहाँ पर जब प्रतीक यादव गाड़ी निकाला करते थे तो आसपास प्रशासन रोक दिया करती थी हम लोग की स्कूटी, इसलिए क्योंकि प्रतीक यादव जी की रेसिंग होती थी, पीछे से 4-5 वो निकलती थी। ये वो समय है जब मैंने अपने आंखों से वो रौला देखा है। नहीं, ये मैंने देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती हूँ कि मुझे बना के बोलना पड़े। आप जो बोल दो कोई ऐसा नहीं। प्रतीक एक बार कोई आदमी बता दे या पुलिस बता दे कि प्रतीक 4 गाड़ियां लेके रेसिंग करते हुए निकला, आप बताइए किस रोड से निकला हो? नहीं गलत है ना। देखो आप पढ़ी लिखी हैं, आप जो चाहे वो बोल दे। मैंने जो देखा है मैंने आपको बता दिया। देखिए एक और घर में झूठ बोल दो, दोस्तों में झूठ बोल दो चले, मगर आप टीवी में झूठ बोलोगे ना हम सुनेंगे ना आपको सुनेंगे। नहीं देखिए अभी भी YouTube पे पड़े हैं, देख लीजिए। एक बार अगर निकला और रेस करते था जब मुख्तार आजादी जी खुली जीप में घूमा करते थे, खुली जीप में। गलत क्यों बोल रही हैं आप गलत बयान दे देंगे ऋचा जी, गलत है। आप ऐसे बयान देंगी? कहाँ किस रोड पे देखा था आपने, बताइए? प्रतीक को किस रोड पे देखा? आप लखनऊ रहते। मैंने आपको जगह बता दी, सब कुछ बता दिया। एक बात बताइए, देखिए मैं अगर मैं झूठा साबित होऊंगा आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आपने सॉरी कह दूंगा। आप बताइए। नहीं अभी राज भाई अभी उनकी बात पूरी हो जाए, फिर अभी केवल ऋचा राजपूत की बात जी। मैं वैसे सर्च कर रही हूँ, लेकिन ये भी सर्च करने का टाइम नहीं है। मैं आपको व्यक्तिगत भेज दूंगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे ठीक है राज भाई, छोड़ो ना, प्रत्येक खुद अपनी बात कह ले, खंडन कर देंगे, छोड़ो जाने। ठीक है रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अशोक यादव बोल लेंगे, काहे के परेशान हो, वो खुद बोल लेंगे। हाँ बोलो भैया। ये लोग नामांकन के समय पे हमेशा कहते हैं, आपने बोला ना कि जब चुनाव अगर हार जाओगे तो क्या मुद्दा रहेगा। चुनाव हारते ये लोग बोलेंगे सारी ईवीएम खराब थी, इससे हम लोग चुनाव हार गए, नहीं तो पिछड़ा भी हमारे साथ था, दलित भी हमारे साथ था, महिला भी हमारे साथ थी। इन लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है कि चाहे कुछ हो जाए, अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है। आज ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने बनारस में क्या किया, तो भैया रायबरेली वही जगह थी जहां पर नामांकन रद्द होने के बाद सोनिया जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। तो आपकी भी तो बमौती कोई लोकसभा नहीं रही है ना, तो आप कौन होते हैं किसी की लोकसभा पे सवाल उठाने वाले? इसमें तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ ना, ये सब तो आपको जानकारी होगी। आपके ही समाजवादी पार्टी की नींव कर्पूरी ठाकुर जी ने रखी थी। आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, आजीवन विधायक रहे, और शायद उन्होंने 1 रुपए की संपत्ति नहीं जोड़ी, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उन्हें 10 रुपए का सम्मान नहीं दिया, जो सम्मान उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो अगर उदाहरण प्रस्तुत करने हैं सादगी के, सुंदरता के, तो कर्पूरी ठाकुर जैसे उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो आप लोगों की जो गलतफहमी चल रही है वो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। जी ठीक।
भाई मैं राघवेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कसम से अशोक भाई, राज भाई, इतना जहाज सफाई में उतरता था, कसम से, इसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी गूगल, क्या जितना चमनगंज में ऑटो नहीं चलता कानपुर में, कसम से, झूठ नहीं कह रहा, क्या दे जहाज पे जहाज, एक जहाज उतरे तब तक दूसरा ऊपर फर फर कर रहा है, क्या कि जगह खाली करो तो हम उतरे, क्या कहीं कटरीना है तो कहीं कौन कौन नाम, हम तो नाम भी नहीं जानता, सलमान खान, शाहरुख खान और कौन कौन, क्या बवाल, और भांगड़ा पा रहे सब, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा कि भाई, अरे सुनो भाई, एक मिनट सुन लो, एक बार मैंने इस बात की, अरे रुक जाओ भाई, रखो ये, मैंने जानकारी करनी चाहिए कि मसला क्या है, तो कहा गया ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इससे संस्कृति में उत्थान होगा कटरीना वगैरह के नृत्य से। तो संस्कृति में उत्थान बंद क्यों कर दिया? अगर संस्कृति में उत्थान हो रहा था तो उत्थान जारी रहना चाहिए था, क्या? और जारी इसलिए भी रहना चाहिए था अशोक भाई, क्योंकि इटावा मेरे शहर से लगा हुआ है फर्रुखाबाद से, क्या हमारे यहाँ के लड़के भी आ जाते थे, थोड़ा बहुत झलक पा जाते थे, नहीं संस्कृति का, तो फिर वो सांस्कृतिक उत्थान बंद क्यों हो गया? चलता रहना चाहिए था। एक रात के कार्यक्रम से पता नहीं कितनी संस्कृति ऊपर जाती है, तो मैंने नहीं नापा, लेकिन कुछ तो जाती होगी अगर कार्यक्रम करा रहे थे तो।